सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य डेवलपमेंटल टास्क ऑफ ईच स्टेज। तो इसमें जो जो मानव विकास की अवस्थाएँ होती हैं, उसके विकासात्मक कार्यों को आज की क्लास में देखा जाएगा। और ये जो आपका टॉपिक है विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य, ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4th में इससे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ ही बीए प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में भी इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विकासात्मक कार्य का अर्थ क्या होता है। विकासात्मक कार्य का अर्थ, सबसे पहले हम जानेंगे कि विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। विकासात्मक कार्य इस संप्रत्यय तथा पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने किया था। जो विकासात्मक कार्य है, इस शब्द का या फिर इस संप्रत्यय का या फिर इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने किया था। उन्होंने ही विकासात्मक कार्य जो होते हैं, इस शब्दावली का या फिर पदावली का या फिर इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हैविंगहर्स्ट के द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया कि जो विकासात्मक कार्य होते हैं, इसकी अवधारणा क्या होती है, संप्रत्यय क्या होता है। उन्होंने बताया कि जो विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे प्राणी जैसे-जैसे विकसित होता है, वैसे वो अपने जीवन में हर एक अवस्था में नई-नई क्रियाओं को और व्यवहारों को सीखता है और उसका प्रदर्शन भी करता है, और ये क्रियाएँ और व्यवहार उस अवस्था विशेष के विकासात्मक कार्य कहलाते हैं। क्योंकि जो 6 माह का जो बच्चा होता है, वो अलग तरह की क्रियाएँ और व्यवहार करता है, जबकि 5 साल का जो बच्चा होता है, वो 6 माह के बच्चे के अपेक्षा अलग तरह की क्रियाएँ करता है और व्यवहार भी करता है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो विकासात्मक कार्य होते हैं, वो प्रत्येक अवस्था के अलग-अलग होते हैं, क्योंकि हर एक अवस्था के विकासात्मक कार्य अलग-अलग होते हैं। प्रत्येक अवस्था में जो व्यक्ति है, वो क्रियाएँ अलग-अलग करता है और उसके व्यवहार भी अलग-अलग होते हैं। तो ये जो क्रियाएँ और व्यवहार होती हैं, इस तरह की अलग-अलग अवस्था की जो क्रियाएँ और व्यवहार होती हैं, इसको ही संपूर्ण रूप से उन्होंने विकासात्मक कार्य नाम दिया है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि विकासात्मक कार्य की परिभाषा क्या होती है। चलिए जान लेते हैं विकासात्मक कार्य हम किसे कहते हैं। एविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य से अभिप्राय उस कार्य से है जिसे व्यक्ति अपने जीवन की किसी एक अवस्था में करते हुए देखा जा सकता है। इन्होंने बताया कि जो विकासात्मक कार्य हैं, उससे अभिप्राय होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है अपने जीवन की किसी एक अवस्था में करते हुए देखा जाता है, जबकि वो दूसरी अवस्था में उस तरह का व्यवहार नहीं करता है। जैसे आपका शैशवावस्था है, जिसमें 6 माह का जो बच्चा है या फिर 7 माह का जो है या फिर 8 माह का बच्चा है, वो रेंग-रेंग के चलता है, जबकि बाल्यावस्था में वो रेंग कर नहीं चलता है, अपने पैर से खड़े होकर के चलता है। ये क्या हो गए जीवन की किसी एक अवस्था में करते हुए देखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, रेंग-रेंग के चलने की जो क्रियाएँ होती हैं, वो आपकी शैशवावस्था में देखी जाती हैं, जबकि अन्य अवस्थाओं में आप इसको नहीं देख सकते हैं। इन कार्यों का सफल संपादन, जहाँ उसे आनंद प्रदान करके आगे के विकासात्मक कार्यों को सफल संपादन की ओर ले जाता है। जब वो किसी विशेष अवस्था के द्वारा निश्चित किए गए जो भी क्रिया होती हैं या फिर व्यवहार होते हैं, उसको वो अगर सीख लेता है या फिर उसका सही ढंग से संपादन कर लेता है, तो बच्चे को इससे आनंद की प्राप्ति होती है। और जब वो इन क्रियाकलापों को सीख लेता है, तो फिर वह आगे के विकासात्मक कार्यों के लिए सफल हो जाता है। जो किसी विशेष अवस्था के जो विकासात्मक कार्य होते हैं, जब वो बच्चा उस अवस्था में उसको सीख लेता है, तो वो अगली अवस्था में जो भी आपकी क्रियाएँ होती हैं, व्यवहार होते हैं, उसको सीखने में सफल हो जाता है। वहीं इसके संपादन में मिली असफलता उसे विषाद में बनाकर आगामी कार्यों के संपादन में कठिनाई खड़ी कर देती है। अगर जो बच्चा है वो किसी आयु में निर्धारित किए गए जो भी क्रियाएँ और व्यवहार होती हैं, उसको नहीं सीख पाता है या फिर उसको सीखने में असफल हो जाता है, तो उसके अंदर विषाद उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है या फिर बच्चा कुंठित हो जाता है, और जो उसके आगामी अवस्थाओं के जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं,
या फिर क्रियाएँ होती हैं, व्यवहार होती हैं और उसको वो सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है या फिर क्रियाओं को करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ये हो गए आपके विकासात्मक कार्य। अब हम जानेंगे प्रत्येक अवस्था में कौन-कौन से विकासात्मक कार्य बच्चों के द्वारा या फिर बालकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के विकासात्मक कार्यों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य को देखेंगे जो कि 3 से 5 वर्ष तक की होती है या कोई-कोई इसको 6 वर्ष तक भी मानता है। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था को देखेंगे जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है और इसके बाद किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों को देखेंगे जो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था के विकासात्मक कार्यों को। शैशवावस्था को हम अंग्रेजी में इन्फेंसी भी कहते हैं। शैशवावस्था विकास क्रम की महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था जन्म के बाद प्रारंभ होती है। शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो शैशवावस्था होती है, ये आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है, लेकिन शैशवावस्था को भी 2 भागों में बाँटा गया है। पहली अवस्था जो होती है, उसको पार्ट्यूनेट पीरियड कहते हैं और दूसरी को नियोनेट पीरियड कहते हैं या फिर अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्यूनेट पीरियड में या पार्ट्यूनेट अवस्था में क्या होता है। पार्ट्यूनेट जो अवस्था होती है, ये जन्म से 50 मिनट तक की जो अवस्था होती है, बच्चे के जन्म लेने से लेकर के 50 मिनट तक या फिर 30 मिनट तक की जो अवस्था होती है, कहीं-कहीं पे आपका 20 भी रहता है, 30 भी रहता है, तो 50 भी रहता है। तो मिला कर के जो पार्ट्यूनेट अवस्था होती है, ये जन्म से लेकर के 50 मिनट तक की अवस्था होती है। कहीं-कहीं पे 30 भी रहता है, 20 भी रहता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो 50 के अंदर जितने भी आएगा 20-30 उसमें आप करेक्ट मानेंगे। तो जो पार्ट्यूनेट अवस्था होती है, ये जन्म से लेकर के 50 मिनट तक की अवस्था होती है और नियोनेट जो अवस्था होती है, ये आपका जन्म से लेकर के 30 दिन की अवस्था होती है। जन्म से लेकर के बच्चा जब 30 दिन का या फिर 1 माह का हो जाता है, तो उसको हम नियोनेट कहते हैं। तो शैशवावस्था के 2 पार्ट हैं, पार्ट्यूनेट जो कि जन्म से लेकर के 30 से 50 15 से लेकर के 20, 30, 50 मतलब इस टाइप का ऑप्शन आपका दिया होगा, तो मैक्सिमम आपका 50 मिनट होता है, मिनिमम आपका 15 और 30 के बीच में होता है। और जो नियोनेट होता है, ये जन्म से लेकर के ये 30 दिन तक की अवधि को हम नियोनेट के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिर पार्ट्यूनेट अवस्था में क्या होता है। पार्ट्यूनेट अवस्था इस अवस्था में बच्चे की नाल को काटकर माँ से स्वतंत्र जीव के रूप में शिशु को अलग कर दिया जाता है। पार्ट्यूनेट जो अवस्था होती है, जो बच्चे का नाल होता है उसको काट करके माँ के शरीर से अलग कर दिया जाता है, तब शिशु स्वतंत्र जीव हो जाता है और माँ के शरीर से अलग हो जाता है। तो इस अवस्था को पार्ट्यूनेट अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था जन्म के बाद 15 से लेकर के 30 मिनट तक की होती है, जो पार्ट्यूनेट की अवस्था होती है। ये शिशु जन्म से 15 से लेकर के 30 मिनट तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो शिशु होता है, वो माँ के शरीर से लगा हुआ नाल के कारण लगा हुआ होता है। जब शिशु के नाल को काट दिया जाता है, तो वो माँ के शरीर से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र शिशु के रूप में हो जाता है। तो इस अवस्था को हम पार्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 15 से 30 मिनट तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था को देख लेते हैं, नियोनेट अवस्था। यह अवस्था पार्ट्यूनेट अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। नियोनेट से अभिप्राय नवजात शिशु है। नियोनेट का जो अर्थ होता है, वो नवजात शिशु होता है। ये पार्ट्यूनेट के बाद की अवस्था होती है। जो पार्ट्यूनेट अवस्था होती है, जिसमें नाल को काट करके बच्चे को माँ के शरीर से अलग कर दिया जाता है, उस अवस्था को पार्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं। ये जन्म से 15 से 30 मिनट तक की होती है। और जो 15 से 30 मिनट के बाद की अवस्था होती है, उसके बाद आपका नियोनेट अवस्था होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है, वो माँ के शरीर से अलग हो जाता है और अम, उसको हम नवजात शिशु कहते हैं, वो स्वतंत्र हो जाता है। इस अवस्था के समय निर्धारण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ये जो नियोनेट की अवस्था है, इसका जो समय निर्धारित किया गया है, उसमें कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया गया है। उस जो नियोनेट की अवस्था होती है, ये कब से कब तक है, इसमें जो है विद्वानों के बीच में मतभेद है। किसी ने एग्ज़ैक्ट नहीं बताया है।
हरलाक इस अवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक मानते हैं। जो हरलाक हैं वो नियोनेट की अवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान इसे जन्म से 3 या 5 वर्ष तक मानते हैं। जो नियोनेट की अवस्था होती है, हरलाक इसे जन्म से 2 सप्ताह तक मानते हैं, जबकि जो अन्य विद्वान हैं इसे जन्म से लेकर के 3 या 5 वर्ष तक मानते हैं। शैशवावस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण से समायोजन करने का प्रयास करता है। जो शैशवावस्था होती है इसमें शिशु गर्भाशय के जो आंतरिक वातावरण है उससे बाह्य वातावरण में आ जाता है और बाह्य वातावरण से स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करता है, इसलिए इस अवस्था को शिशु के समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। तो जो शैशवावस्था होती है इसको समायोजन की अवस्था, शिशु के समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाह्य वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। कभी-कभी आपका टिप्पणी भी पूछ देता है कि समायोजन की अवस्था हम किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था को हम समायोजन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जो शिशु होता है गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकल कर के बाह्य वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का कार्य करता है, इसलिए इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी इससे बनते हैं। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। जो शैशवावस्था है, जो शैशवावस्था होती है इसके विकासात्मक कार्य कौन-कौन से हैं? तो अभी हम शैशवावस्था के विकासात्मक कार्यों को देख लेते हैं। पहला है लिंग संबंधी भिन्नता तथा मर्यादित व्यवहार सीखना। जो शैशवावस्था में बच्चा होता है वो लिंग संबंधी भिन्नता और मर्यादित व्यवहार को सीखता है, और शैशवावस्था में वह रेंगना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, किसी चीज़ पे चढ़ना सीखता है, कूदना सीखता है, किसी वस्तु को फेंकना सीखता है, आदि कार्य को वो इस अवस्था में सीखता है। साधारण रूप से खाने-पीने आदि की क्रियाओं को सीखता है। शैशवावस्था में बच्चे को आप कोई भी चीज़ देते हैं तो सबसे पहले वो उसको मुँह में डालता है, उसे खाने या फिर पीने का प्रयास करता है, तो इस अवस्था में वो खाने-पीने की क्रियाओं को सीखता है। अगला है शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीखता है। इस अवस्था में वो अपने शरीर को संतुलित करने का प्रयास करता है। जैसे जब उसे बैठने की क्रिया करनी होती है तो वो अपने शरीर को संतुलित बनाए रखता है। अगर वो चलना सीखता है तब भी वो अपने शरीर का बैलेंस बनाने का प्रयास करता है ताकि वो गिरे नहीं, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गिरता है क्योंकि वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाता है, लेकिन धीरे-धीरे बैलेंस बनाना सीख जाता है तो वो कम गिरता है। बोलना तथा बातें करना सीखना इस अवस्था में, शैशवावस्था में जो बालक होता है वो बोलना और बातें करना भी सीखता है, क्योंकि इसमें उसके भाषा का विकास भी होता है। अगला है मल-मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीखना। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, अपने मल-मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख लेता है। शैशवावस्था के अंत तक, स्टार्टिंग में वो नहीं सीख पाता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक वो अपने मल-मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अगला है अपने चारों तरफ के भौतिक परिवेश के बारे में जानने की चेष्टा करना। शैशवावस्था में वो उसके जो चारों तरफ का भौतिक वातावरण होता है उसको जानने की चेष्टा करता है कि कहाँ पेड़ है, कहाँ पशु है, कहाँ कुत्ता है। हम किसे चिड़िया कहते हैं, किसे बिल्ली कहते हैं, किसे गाय कहते हैं, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास वो शैशवावस्था में करता है। खिलौनों से खेलना, जो शैशवावस्था का बालक होता है, वो अपने खिलौनों से ज़्यादा खेलता है। अगला है भोजन में ठोस पदार्थ ग्रहण करना सीखना। तो 6 माह के बाद जो शिशु होते हैं वो अपने भोजन में ठोस पदार्थ ग्रहण करना धीरे-धीरे सीख जाते हैं और शैशवावस्था के अंत तक वो ठोस पदार्थों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करना सीख लेते हैं। अगला है उचित तथा अनुचित में भेद करना सीखना तथा अंतरात्मा का विकास करना। शैशवावस्था के अंत तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उचित-अनुचित का भेद करना वो सीख जाता है। संवेगों की संतुष्टि होने पर प्रसन्नता का अनुभव करना। शैशवावस्था में जो बालक होते हैं अगर उनके संवेगों की संतुष्टि हो जाती है तो उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। जैसे अगर उनकी पसंद की कोई चीज़ उनको दे दी जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। वस्तु और व्यक्तियों में पहचान करना सीखना। जो शैशवावस्था का बालक होता है वो अपनी वस्तु और दूसरों की वस्तुओं को पहचानना सीख जाता है और अपने घर के व्यक्ति कौन है और बाहरी व्यक्ति कौन है, इसमें भी वो अंतर करना सीख जाता है। तो जिसके कारण
अपरिचित व्यक्तियों से वो दूर भागता है, परिचित व्यक्तियों के पास वो जाना पसंद करता है और अपने घर की जो वस्तु होती है वो दूसरों को नहीं देना चाहता है। अगला है कविताएँ और कहानियाँ सुनना सीखना। इस अवस्था का जो बालक होता है, वो कविता और कहानियाँ सुनना भी पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है। अगला है धीरे-धीरे खेल सामग्री से अपने साथियों पर अधिक ध्यान देना सीखना और इस अवस्था में वो क्या करता है अपनी खेल सामग्री से अपने साथियों पर अधिक ध्यान देना सीख जाता है। सबसे पहले शुरू-शुरू में वो केवल अपने घर के अंदर अपनी खेल सामग्री से खेलता था लेकिन जैसे-जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है वैसे-वैसे वो क्या करता है, जो उसके बाहरी साथी होते हैं उनके साथ वो अधिक खेलता है और उन पे अधिक ध्यान देता है। दूसरों के व्यवहारों और क्रियाकलापों का अनुकरण करना सीखना इस अवस्था में जो बच्चा होता है, वो दूसरों के व्यवहार और क्रियाकलाप की नकल बहुत जल्दी करता है कि दूसरे किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते हैं और किस तरह की क्रियाएँ करते हैं, तो वो उस तरह का नकल बहुत जल्दी से कर लेता है और उस तरह की परिस्थिति आने पर अपने बड़ों जैसा ही व्यवहार वो करता है कि उसके बड़े इस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो भी उस चीज़ को सीखता है। इसलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं या फिर नकल के द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। अगला है अपने हम उम्र तथा बड़े बालकों के साथ समय व्यतीत करने में रुचि लेना। जो शैशवावस्था का बालक होता है वो अपने हम उम्र या फिर बड़े लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने में रुचि का अनुभव करता है। अगला है अपने माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य के साथ भावात्मक रूप से रिश्ता बनाने की ओर बढ़ना है। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने माता-पिता, भाई-बहन और अन्य के साथ भावात्मक रूप से रिश्ता बनाने की ओर बढ़ता है। उसका लगाव अपने माता-पिता से ज़्यादा होता है, अपने भाई-बहनों से ज़्यादा होता है। अगर उनके माता-पिता के पास कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो उसको ईर्ष्या होने लगती है, उसको लगता है कि ये मेरे माता-पिता हैं, तो इनको सिर्फ़ मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर उनके माता-पिता को किसी भी तरह की क्षति होती है तो लड़का या फिर बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है। भाई-बहन इसमें जो उसके भाई-बहन होते हैं उसके प्रति भी उसका भावात्मक लगाव ज़्यादा हो जाता है। अगर भाई-बहन कहीं दिखाई नहीं देते हैं तो वो परेशान होकर के उनको खोजने लगता है और उनके साथ रहना पसंद करता है या फिर उनके भाई-बहनों का किसी तीसरे बच्चों से झगड़ा हो जाता है तो वो अपने भाई-बहन की तरफ से झगड़ा करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो है भावनात्मक लगाव के कारण होता है। अगला है सामाजिक तथा शारीरिक तथ्यों से संबंधित सरल प्रत्ययों का निर्माण करना। इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें सामाजिक और शारीरिक तथ्यों से संबंधित जितने भी सरल प्रत्यय प्रत्यय होते हैं उसका निर्माण वो करना सीख जाता है। तो ये रहे शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें जब भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इसके अंदर से जो डीपली प्रश्न पूछता है कि जैसे पार्टिनेट अवस्था कब से कब तक होती है, न्यूनेट अवस्था कब से कब तक होती है, शैशवावस्था को कितने भागों में बाँटा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और शैशवावस्था के जो विकासात्मक कार्य होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके साथ ही आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर आपका जो 4th वाला है उसमें 20 से प्रश्न आपके बनते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्लास यहीं पे समाप्त होती है।